मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल अपनी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस हेल्थ रिलेटेड धारावाहिक में हम हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सुजीतिया जी, इनका हमेशा से निर्देश रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को उपयुक्त जानकारी मिल सके। इसी श्रृंखला में हर वर्ष हमारे देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के प्रणेता और एक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना और उन पर समुचित समाधान खोजना होता है। आज इस विषय पर चर्चा हेतु जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ नागपुर की वरिष्ठ बालरोग चिकित्सक और एडोलेसेंट मेडिसिन के एक्सपर्ट यानी किशोरवयीन समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टर शुभदा जी खिरवाड़कर। मैडम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर ऐश्वर्या जी पांडीकर। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर ऐश्वर्या जी का अल्प परिचय कि ये अमरावती के सुप्रसिद्ध बालरोग चिकित्सक डॉक्टर जयंत जी पांडीकर और महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर सुमेधा जी पांडीकर की सुपुत्री हैं। इन्होंने वर्धा स्थित मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और पीजी की तैयारी कर रही हैं। विषय की ओर चलते हैं। तो डॉक्टर ऐश्वर्या जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा युवा वर्ग अक्सर ये शिकायत करता है कि उनमें बहुत ज्यादा काम करने की काबिलियत है, प्रतिभा है, लेकिन उन्हें समुचित अवसर नहीं मिलते हैं। एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ अपॉर्चुनिटीज है, और दूसरी बार कई बार काम करने का उत्साह तो बहुत होता है, पर जैसे जैसे काम की प्रोग्रेस होती है उनका उत्साह कम होता है, या काम शुरू करने के पहले काम नहीं करने की एक टेंडेंसी होती है जिसे आत्मविश्वास की कमी कहा जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रिजल्ट जैसे जैसे नजदीक आता है, या अगर रिजल्ट आने को अगर टाइम लगता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, थोड़ा उत्साह कम हो जाता है। वैसे भी हम यूथ का ऐसा होता है कि बहुत हमें क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो अभी काम किया, कल हमें रिजल्ट मिल गया, वैसा चाहिए होता है। इसीलिए पेशेंस की कमी थोड़ी सी बहुत महसूस होती है काफी जगहों पे। और जिस जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अवसर और प्रतिभा, कि हमारे पास में हम कोई काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जितने अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहे। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत हम हर साल देखते हैं, हर साल पूरे देश भर में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स हम निकलते हैं, ग्रेजुएट होके निकलते हैं, लेकिन उनमें से हर एक इंसान को जॉब लग रही है ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें काम करना है, जो उनका ड्रीम जॉब जो कहते हैं, वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इन एडजस्टमेंट के चलते कुछ साल तक वो कर लेते हैं, बट बाद में से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। उसके बाद जो लोग घर बैठते हैं, दे ट्राई टू कि वो खुद का कुछ करे, कुछ स्टार्टअप शुरू करे, लेकिन उसके भी उनके बहुत अपने रिस्क और अपने फायदे तोटे होते हैं। तो थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है जब लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात आती है। जहां तक प्रतिभा का आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि काफी लोगों में दे हैव द करेक्ट एबिलिटी टू डू थिंग्स, लेकिन फिर कम पड़ता है, आई थिंक, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस खुद पे, और जो काम वो शुरू करना चाहते हैं, रिजल्ट के लिए जो डर लगता है कि जो हम चाहते हैं वो होगा कि नहीं, उतना रिजल्ट आ पाएगा या नहीं। इसीलिए पहले शुरू करने से पहले हम कभी कभी 50% लोग कभी कभी गिव अप कर देते हैं, तो वो शुभदा थोड़ा सा मैडम, एक प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि आप पहले काम शुरू करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि काम आप कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो फिर पूरी हिम्मत से जुट जाइए, फिर आप रिजल्ट की चिंता न करें। एग्जैक्टली।
अगर कोई हाँ। फेलियर होता भी है तो ये हमारे लिए एक लेसन रहेगा, लर्निंग अपना एक एक्सपीरियंस रहेगा, आप उससे सीख लेके आगे और उससे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। कहते हैं जेम्स वाट ने बिल्कुल जब सही। बल्ब का आविष्कार किया था तो 700 बार फेल हुए थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने बल्ब का आविष्कार कैसे किया, इस विषय में क्या कहना चाहिए, तो बोले मैं 699 बार ये बता सकता हूँ कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। इससे अच्छा नॉलेज मेरे पास में क्या हो सकता है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, पूरी आप तैयारी से लगिए, फेलियर की चिंता न करें। डॉक्टर शुभ्रा जी, मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर ऐश्वर्या जी ने कहा कि हमारी करने की बहुत सारी इच्छा है पर अपॉर्चुनिटी जितनी चाहिए वैसी नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि कई बार हमें मन मारकर अपने पेरेंट्स के या समाज के उनकी इच्छाओं के अनुरूप हमें कैरियर अपनाना पड़ता है, आगे जाके हमारा फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। आप एडोलेसेंट एक्सपर्ट हैं इस विषय में, आपका हर बार कई जगह मार्गदर्शन होता है, कई सेमिनार्स होते हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? अभी ऐश्वर्या ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से कॉन्फिडेंस कम होता है या शुरुआत में रहे भी तो वो आगे चलता नहीं है। और दूसरा उसने कहा कि कॉम्पिटेंस यानी हमारी क्षमता जो है, एबिलिटी जो है, उसके बारे में पता तो रहता है हमें, पर कितनी वो काम आएगी, कितना रिजल्ट मिलेगा, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी एबिलिटी को पहचानने के बहुत अच्छे तरीके, टेक्निकल तरीके हैं। जो आपने सुना होगा स्वॉट एनालिसिस करके एक तरीका है, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या क्या चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, और क्या क्या आपको कठिनाई आ सकती है, थ्रेट्स क्या आ सकते हैं, ऐसे आप अच्छी तरह से खुद को पहचान सकते हैं। तो पहले तो मैं ये सब युवा लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप इस तरह का एनालिसिस करना उनके लिए जरूरी है, ये सीखना जरूरी है, और ये बहुत कठिन बात भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत बार हमारी एबिलिटी को हमको जब पता नहीं रहता तो बुजुर्ग हमको या हमारे एल्डर्स है, टीचर्स है, वो हमको बताते हैं, जो बहुत बार खुद को भी पता नहीं रहता। वो जब बताते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम लोग उस एबिलिटी का सही तरह से उपयोग कर सके। दूसरी बात यह है कि शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस होता है वो आगे चलकर उतना नहीं रहता। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारी ये जो मैंने अभी जो स्वॉट कहा, ये जो स्ट्रेंथ है या जो ये वीकनेसेस है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी या इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। जो शुरुआत में स्ट्रेंथ लगती है उसमें कुछ स्किल्स और बढ़ाने की जरूरत होती है टाइम के अनुसार। तो वो स्किल्स अगर हम बढ़ाते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते जाता है। तो रोज खुद के बारे में ये सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या नया सीखा, मेरी कौन सी स्किल्स बढ़ाई, जो अच्छा हुआ मेरे साथ उसके लिए खुद को शाबाशी देना भी सीखना चाहिए। हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि दूसरों ने हमारी तारीफ करी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन खुद ने खुद की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। ये एक जो सेल्फ अवेयरनेस होता है ना, ये हमको बहुत आगे ले जाता है। तो सब लोगों ने, और आपने विवेकानंद जी की बात कही तो उन्होंने तो इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा युवाओं के लिए की है कि क्या क्या उन्होंने इन चीजों को खुद को पहचानने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज 5-10 मिनट का अगर हम करने लगे तो इसमें हमारी कोई भी चीज शुरू करने की, उसको आगे बढ़ाने की, और उसमें जो कठिनाइयां आती है उनके पार जाने की हमारी क्षमता बढ़ती रहेगी। मैं तो डॉक्टर शुभ्रा मैडम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, इसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। इस एनालिसिस के माध्यम, इस विश्लेषण को आप इम्पार्शियली बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने आप की आप क्षमता पहचानिए। इसमें ये होगा कि जो आप में खूबियां हैं, जो आपकी विशेषताएं, वो तो आपको पता चलेगी, आपकी जो कमियां हैं वो भी आपको पता चलेगी। और जैसे मैंने कहा कि इसे आप खुले मन से कीजिए बिना किसी पूर्वाग्रह के। और ये केवल एक बार की बात नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको आप बढ़ाते रहिए, ये हर बार बदलते रहेगा। आपकी खूबियां और बढ़ेगी, जो कमियां पहले ज्यादा थी कम कम होती जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आज आप जो है उससे आप कल और बेहतर होंगे। तो इसीलिए, और मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, यह आपके अपने हाथ में है। आप अपना रिमोट किसी और को ना दें कि कोई आपको प्रोत्साहित करे, कोई आपकी तारीफ करे, उसकी राह ना देखें। आप अगर अच्छा काम करते हैं, खुद को आप शाबाशी दें। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, इस उम्र में ऐसा माना जाता है कि
मित्र वर्ग जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस उम्र में तो ऐसा मानना चाहिए कि जो बातें पालकों को पता नहीं होती अपने मित्रों को पता होती है। तो इस मित्र वर्ग का आप इस उम्र में क्या महत्व मानती हैं? और दूसरी बात, जो मित्र वर्ग हम चुनते हैं उस विषय में आप क्या सावधानियां बरतनी चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, कहते हैं द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब हम 11th-12th स्टैंडर्ड हो गया, आपकी एडमिशन हो गई और आप नए नए कॉलेज में जाते हैं, आपको ड्रॉप करके आपके पेरेंट्स चले गए वापस। अब आप एक इतनी सारी बड़ी दुनिया में है जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते। ऐसे टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपके अब से होते हैं ना, वो सिर्फ नॉट ओनली फॉर दोज 4-5 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ, दे स्टे विथ यू फॉर एवर, फॉर द होल योर लाइफ। और वो आपको इतनी सारी चीजें सिखाते हैं। सो आपकी जो पर्सनालिटी बिल्डअप जिसे हम कहते हैं, वो फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज से शुरू होता है और वो आप 5th साल तक आते आते आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जो मैं फर्स्ट ईयर में थी और जो मैं अभी हूँ, उसमें बहुत फर्क है। ये फर्क मैं भी बता सकती हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी पापा आपको बता देंगे कि हाँ, बहुत फर्क है। आपने जैसे कहा कि फ्रेंड्स कैसे चुनने हैं, जो अलग फैमिली से होते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक खूबी होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि ठीक है ये इंसान है, इसमें सारी पॉजिटिव चीजें हमने भर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी में कोई अच्छी खूबी होती है, किसी में थोड़ी कोई बुरी खूबी होती है। ये आप पे डिसाइड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप आपके जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है उन पे निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज उस इंसान से लेते हैं। और आपने जैसे कहा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप जब घर से दूर होते हैं तो आप हर छोटी छोटी चीज के लिए, आज डिप्रेस्ड लग रहा है, आज मूड ऑफ है, तो आप छोटी छोटी चीज के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल करके नहीं बोल सकते कि नहीं आज डिप्रेस्ड है, क्योंकि अपने पेरेंट्स की भी उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी दुनिया में अलग है, आपकी दुनिया थोड़ी अलग हो जाती है। तो आपको अपने डिप्रेशन से निकालने के लिए, या कभी बोर हो गया, कभी मूड ऑफ है, उससे निकालने के लिए बहुत बड़ा हाथ है आपके फ्रेंड्स का। अगर आप बस किसी के रूम पे जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, तो बस उनके होने से ही आपको इतना अच्छा लगता है कि आपका दिन बन जाता है। जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीजें खुद को अन्य आपको करना चाहिए, जैसे मैम ने कहा, वैसे आप खुद को हेल्प करो। आपके वो भी, आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। और सेकंड, तीसरी चीज ये भी है कि डिसीजन मेकिंग, हमें पता होता है कि क्या सही है, ये गलत है, ये सही है, ये अपने हमें करना है। बट हमें प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिखता है। जब आप 3-4 फ्रेंड्स मिलके जब बैठते हैं तो हर किसी को अलग अलग रास्ता दिखता है। फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता ज्यादा फिजिबल है, कौन सा रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। तो जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत अच्छा हो जाता है कि आपके डिसीजन मेकिंग इज स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जितने हम कहते हैं ना कि जितने ओपिनियंस है उतने आपका डिसीजन और निखर के आता है। ये एक और बोलने के बाद मैं और एक बात कहना चाहूंगी कि एक पीयर प्रेशर नाम की भी एक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कॉलेज में जाते हैं तो एक कोई तो भी ग्रुप होता है कि आपको उनमें आने के लिए कि वो कुछ चीजें करने बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर आपको हमें ग्रुप में आना है तो थोड़ा सा पी लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको किस लाइन पे, किस हद तक आपको नहीं बोलना है, अगर नहीं आपको कोई चीज नहीं करनी है तो यू शुड बी एबल टू से नो, आपको नो बोलते आना चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो। बहुत ही नहीं तो बढ़िया फिर बताया आशु। नहीं तो फिर जैसे आप कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, तो यहाँ पर युवा बन के जैसे आपने बताया दो चीजें, एक दुविधा इस तरह की है कि अगर मैं इस ग्रुप से छूट जाऊं तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और अगर मैं इसमें शामिल होने के लिए हाँ कहूँ तो ये हमारे संस्कार के विरुद्ध, हमारे पारिवारिक मूल्यों के विरुद्ध होगा। ऐसे समय में आप डिसीजन कैसे लेती हैं? जी, आपने डिसाइड किया, फॉर एग्जाम्पल ये ए ग्रुप है, ए नाम का कोई ग्रुप है, आपको उस ग्रुप में जाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा ग्रुप है, कॉलेज में बहुत उनकी चलती है, आपको जाना है। लेकिन जाने के लिए कोई आपको चीज करनी है जो आपको, आप खुद से नहीं करना चाहते, तो वो ग्रुप में जाना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों उस ग्रुप में आप जाना चाहते हैं,
ऐसा है क्या कि अगर आप उस ग्रुप में नहीं जाएंगे तो आपकी फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना पूरी बैच है, बाकी के और सही। 100 बच्चे हैं, उनका आप उनके साथ भी रह सकते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो इनटू दैट ग्रुप ओनली? ये आपके आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स वो नहीं है। तो आपके कहने के आपके हिसाब और से भी आपको फ्रेंड्स उसमें कोई हैं। समझौता नहीं करना है कि आपके जो दृढ़ बिल्कुल आपके जो आपके संस्कार है, जो चीजें नहीं यानी नहीं है, बिल्कुल चाहे उसके लिए आपको बिल्कुल ग्रुप छोड़ना पड़े, आप अकेले रह जाओ, बिल्कुल। वो हमें स्वीकार्य है। आई डोंट थिंक हम कभी अकेले रहेंगे, बहुत नहीं। सारे हाँ फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ, आप पर अपने फ्रेंड्स अच्छे से चुनिए। अच्छे से चुनिए, बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छे मैं से चुनिए। बिल्कुल मैं आपकी तारीफ करता हूँ परिवार की और संस्कारों की, कि जिसमें इतनी आपको दृढ़ता दी है कि आप उसको पूरी दृढ़ता के साथ में फर्मनेस के साथ नहीं कह सकती हैं। मैम, इस विषय में एज एन एक्सपर्ट कि इस समय में जैसे ऐश्वर्या जी कह रही है कि पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप बहुत महत्व का होता है, क्योंकि इस उम्र में जो हमारा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, करीब करीब वो एक ही उम्र का होता है। तो जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं सब फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हम सब पूरा ग्रुप वही प्रॉब्लम्स अनुभव करते होते हैं। पेरेंट्स अपनी अपनी, जैसे ऐश्वर्या जी ने कहा कि वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन जो पीयर ग्रुप है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सभी चीजें वो एक ही लेवल पर अनुभव कर रहे हैं। तो इस समय में आप क्या सलाह देंगे कि पीयर ग्रुप चुनते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं ऐश्वर्या के लिए कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा उसने बताया है कि हमारे लिए पीयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो फिर वो इन्फ्लुएंस भी हमको बहुत करते हैं। तो हमें हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है कि इन्फ्लुएंस जब करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, यानी जिसको हम पॉजिटिव पीयर प्रेशर कहेंगे। हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन गोल्स है, कॉमन हॉबीज है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो ग्रुप होता है वो भी सिर्फ लड़कियों का या सिर्फ लड़कों का नहीं होता है, वो लड़के लड़कियों का होता है। तो एक दूसरे में आपसी विश्वास, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, एक दूसरे की डिपेंडेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है जब आप ग्रुप चूज करते हो या फ्रेंड्स चूज करते हो। तो और इन्फ्लुएंस हमारा पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। जैसा नेगेटिव पीयर प्रेशर या नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आते रहेगा, लेकिन हमको उस समय खुद से जो अंदर की हमको हमारे चीज कह रही है, हमको दिल से जो पता है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, मेरे संस्कारों में बैठती नहीं है और मेरी आगे की जिंदगी के लिए घातक हो सकती है, तो ऐसी चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा। उसके लिए थोड़े दिन के लिए मुझे कुछ चीजों की सैक्रिफाइस करनी पड़े, कुछ चीजें छोड़नी पड़े, कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़े तो भी चलेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अड़िग रहे अपने मूल्यों पर, तो कुछ दिनों बाद वो ही दोस्त जो जिनके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे पास आने की, लेकिन उनके कंडीशंस पे आप नहीं जाना चाहते थे, वो ही लोग आपकी तरफ मुड़ेंगे। ये भी होता है कि आपके मूल्यों के तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत डेस्परेट है, मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपका जो नो है उसमें दम होना चाहिए, वो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये असर्टिवनेस सब बच्चों ने खुद में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। और ये पॉसिबल है। छोटी छोटी चीजों के लिए जब हमें टेम्पटेशन होता है, उस समय अगर मैंने उस चीज का टेम्पटेशन को दूर करने में मैं सफल हुई या हुआ, तो उस समय मुझे खुद को फिर से ये कहना चाहिए, अरे वाह, ये मैंने कर लिया। तो जरूर है कि अगली बार भी ऐसी टेम्पटेशन आएगी तो उस समय मैं डटा रहूंगा या डटी रहूंगी, क्योंकि कुछ चीजों का हमको अंदर से पता होता है कि ये सही नहीं है, फिर भी हम दोस्तों के प्रेशर में, निगेटिव इन्फ्लुएंस में वो कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि ऐसी चीजों में खुद के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ओपिनियंस पे, खुद में जो अंदर से आवाज आती है उसके ऊपर विश्वास रखिए। और इसके ना कुछ कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। जैसे हमको अगर नो कहना है, तो हमारे नो में दम होने के लिए हमको जोर से नो कहना चाहिए। जिस ऐसे सिचुएशन में जहां आप पर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत लोग, बहुत फ्रेंड्स आपको टांट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये करिए, तो उस समय आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुझे क्या क्या स्किल्स
मुझ में रहनी चाहिए जिससे मेरा नो ताकतवर हो, तो जोर से मैं कहूंगी, या फिर उस जगह से मैं निकल जाऊंगी, उस जगह पर जहां पर ऐसी चीजें होने वाली है मैं वहीं पर नहीं जाऊंगी। इस तरह के अगर हमने कुछ चीजें सीख ली तो हमारा असर्टिवनेस अपने आप बढ़ता है, और ये जिंदगी के हर कठिनाई में, हर हमारे नेगेटिव प्रेशर में हमको इसकी ये उपलब्धि हमें काम आती है। तो बहुत ये अच्छे तरीके से हमने करना जरूरी है। और जब ये फ्रेंड्स की बातें होती है कि चॉइस हमको करना है, तो बहुत बार ये किशोरवयीन बच्चे या फिर युवा वर्ग के लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम वो ऐसा है कि वो तो इमोशनल रहता है ना, हम थोड़ी ऐसा चॉइस कर सकते हैं, अट्रैक्शन तो इमोशनल हो जाता है। पर वो इमोशनल होने के साथ साथ भी आपका जो दिमाग है, जो आपका रीजनिंग है, वो कहीं पर भी आपको छोड़ता नहीं है। कहीं के शुरुआत में हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट के कारण आप उनसे अट्रैक्ट हो गए, लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ चीजें ऐसी दिखी जो गलत है, तो वहां आपकी रीजनिंग पावर जरूर काम में लानी चाहिए, ताकि आप उन चीजों के साथ खुद को बुरी दुनिया में नहीं ले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये चॉइस करना हमेशा अपने हाथ में रहता है, और इसमें मिस्टेक्स हुई तो बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, हुई मिस्टेक, पर आगे मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, है ना? तो हमेशा चॉइस आपका सही होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब ध्यान में आता है तब उससे दूर जाने की भी आपकी ताकत रहनी चाहिए। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जैसे कहते हैं कि इफ यू वांट टू से नो डोंट से यस। अगर आपको नहीं कहना तो आपकी बात में इतना, जैसे आप कह रहे हैं, दम इतना होना चाहिए, आपको यस की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। और फिर आपने कहा कि अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हो शायद आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि अगली बार से लोग आपको पूछेंगे ही नहीं कि ड्रिंक्स लेंगे या कुछ स्मोकिंग करेंगे या कुछ करेंगे, पता है कि ये तो नहीं करेगा करके, और ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर मैम जैसा कह रहे हैं कि जो लोग आपसे अपने कैरेक्टर कहाँ से, अपनी आदतों कहाँ से आपसे दूर हो सकता है, कुछ समय में वो अपने आप ही जुड़ेंगे आपसे कि आप सही रास्ते पे थे, शायद हम गलत रास्ते पे थे। तो अगर आपका रास्ता सही है, आप उसको तय कर लीजिए सही है, और कितने भी प्रेशर में, दबाव में, उस सही रास्ते से मैं नहीं हलूंगा, ये हलूंगी। और अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो धीरे धीरे आप लोग जुड़ते ही जाएंगे, आप अकेले कभी नहीं रहेंगे वहां पर। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप मित्र चुनते हैं तो ये अपने स्तर का, अपने लेवल का होना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक लेवल पे हो, चाहे आर्थिक लेवल पे हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो। तो जो शेयरिंग भी होगी वो कॉमन होगी, हमारी हमारे सांस्कृतिक मूल्य वो भी कॉमन होने चाहिए, कि कहीं संस्कृत का भेद हो और उसके कारण से मन मुटाव, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, जैसा हम हमारे देश के बारे में गर्व से कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और जैसा आपने भी कहा, मैं कह रहा हूँ कि युवा पूरी ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर होते हैं। तो ऐसे समय में युवा हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने में किस तरह से योगदान दे सकते हैं? यूथ, युवा जिसे हम कहते हैं, मैं मानती हूँ कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं कंट्री के, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है तो, लेकिन जो हमारे युवा होते हैं उनमें उस जो भी आइडियाज है उनको एक्चुअली एक्सिक्यूट करने की ताकत होती है, क्षमता होती है। जो चीज अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, उन्हें अगर करने में जितना टाइम लगे उससे आधे टाइम में करके शायद युवा आगे भी निकल जाए। और एक चीज है कि क्रिएटिविटी बहुत होती है युवाओं में, उनकी आप कहिए सोशल अवेयरनेस, आप कह लीजिए सोशल ऐप का अगर हम देखें तो इंटरनेट क्या क्या सोचे या कोई टेक्नोलॉजी का सोचे, तो उनका इस्तेमाल अपने डे लाइफ करके, अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज इजी करके युवाओं का काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो दे हेल्प इन दैट वे ऑल्सो। पर और एक चीज है कि युवाओं में इम्पल्सिवनेस जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, कि कोई एक डिसीजन ले लिया या कोई एक आइडिया आ गई तो उसको करना ही है। वो कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, उस आइडिया को एक्चुअली उसको एक्सिक्यूशन में उतारने के लिए आप कौन से स्टेज पे क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनका इतना विचार कभी कभी नहीं होता है। फिर ऐसे टाइम पे फिर उन बुजुर्गों का पूरा एक्सपीरियंस काम में आता है कि वो आपको एडवाइस कर दे कि नहीं, आपको ये स्टेप पे ये आपकी बाधाएं आ सकती है, तो आपको ऐसे ऐसे अपना रूट ऑफ जो एक्शन है वो चेंज करना चाहिए। बट इन जनरल ही
हम क्या, youth is extremely important for the nation, for the development of our nation. निश्चित तौर से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर कोई दीवार मजबूत होनी है तो उसकी हर ईंट मजबूत होनी चाहिए। और जिससे से युवा हमारे समाज का, हमारे देश का घटक, तो अगर एक एक युवा शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त है तो वो समाज और वो देश निश्चित रूप से सशक्त होगा। और इस युवा दिवस पर हम आप लोगों से अपेक्षा भी यही करते हैं कि हमारे युवाओं ने हमारे देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप ये नहीं पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, बल्कि आप ये बताइए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। मैम, आप एक वरिष्ठ पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ में एडोलेसेंट एक्सपर्ट भी हैं। मैं जो प्रश्न ऐश्वर्या जी से पूछा उसी प्रश्नों को मैं आपसे पूछता हूँ। युवाओं को अक्सर शिकायत होती है कि उन्हें, चाहे वो राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो या मिनिस्ट्रियल बर्थ हो, उनकी जो पोस्ट होती है वहां पर युवाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम होता है। इनका ऐसा कहना होता है कि जो युवाओं की समस्या होती है वो युवा समझते हैं और इन सब के जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो बड़े वरिष्ठ लोग लेते हैं। तो ये युवा और वरिष्ठों में हम कैसे तालमेल बैठा सकते हैं? और हमारे सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा समाज और हमारा देश सशक्त बने, एक महाशक्ति बने। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, महाशक्ति बने और हमने खुद को भाग्यवान समझना चाहिए कि हम लोग सबसे युवा देशों में से एक है। तो बहुत बड़े मात्रा में हमारे देश में युवा वर्ग है और इनको स्वाभाविक स्वरूप से ऐसे लगता है कि हमारे बहुत सारे, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें उतने चांसेस नहीं मिलते और हमारे डिसीजंस बहुत बार हमारे बुजुर्ग ले लेते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं कर पाते हम। तो एक चीज मैं इन युवा वर्ग को कहना चाहूंगी कि आप जरूर, आप में बहुत सारी शक्ति है, बहुत कल्पनाएं हैं, लेकिन ना आपका जो दिमाग है, ये मस्तिष्क है, ये बहुत बार एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। एकदम तो से ऐश्वर्या जी भी कह रही है, ऐश्वर्या जी उसी बात को कह रही है, मान रही है उस बात को वो। हाँ, भावनिक एकदम से डिसीजन लेते हैं और फिर आगे उसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है या क्या संकट हो सकते हैं, क्या कठिनाइयां हो सकती है, उसका बिल्कुल विचार ही नहीं होता। तो आपकी जो रिस्क होती है, आपका जो एडवेंचर होता है, वो भी रिस्क कैलकुलेटेड अगर रहे तो वो ज्यादा बेहतर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रिस्क जरूर लेनी चाहिए और युवा वर्ग ने तो एडवेंचर करना ही चाहिए, पर वो करते समय भी कभी आप बुजुर्गों के सलाह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो जो भी कहते हैं उसके तरफ कम से कम कान देकर 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि हाँ, ऐसा तो नहीं है ये जो कह रहे हैं, इसके लिए मुझे जरूर इसका विचार करना चाहिए। और फिर ताकत आपके पास है, निर्णय क्षमता आपके पास है, आखिरी निर्णय आप ही को लेना है, लेकिन उस निर्णय तक जाने के पहले जो जो सलाह आपको मिल रही है उन सलाहों के तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपका भला हो, आप बहुत आगे बढ़े, देश का बहुत सारा कार्य आपके हाथों हो, यही तो बुजुर्गों की भी इच्छा है। तो वो तो आपका भला ही चाहते हैं, तो आप कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं आप बुरे इसमें ना फंस जाए, यही उनकी चाह भी होती है। तो इसलिए इस तरह का दोनों ने एक दूसरे के विश्व में जाकर उनकी भावनाएं, उनके विचारों को थोड़ा समझने की अगर कोशिश हमने बढ़ाई और इसको आगे लेके गए तो अच्छा तालमेल दोनों में हो सकता है। और बहुत काम मनुष्य ने इतने सालों में युवा वर्गों के बल पर ही तो किया है। आपको पता है अरिस्टोटल ने 2000 साल पहले कहा था कि मुझे पता नहीं है ये दुनिया का क्या होगा और ये आजकल के युवा वर्ग जो है इनसे कुछ काम नहीं होने वाला, मुझे बहुत चिंता है। पर देखो हम कितने आगे बढ़ गए। तो ऐसा हर पीढ़ी को लगता है कि आगे वाली पीढ़ी जो है उसके विचार उनसे मिलते नहीं है, ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, ये बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है, ऐसा उनको लगता ही है। पर उनके अनुभव, उनके जो इतने साल के उन्होंने देखे हुए दुनिया जो होती है, उससे उनको जो एक विचार मिलता है, वो युवाओं को लेने की कोशिश करनी चाहिए युवाओं ने, ताकि दोनों मतलब आगे भी बढ़े, लेकिन जो धरोहर है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है,
उसका भी बल उनको मिले। ये दोनों चीजें अगर हो पाई तो युवा वर्ग और बुजुर्ग दोनों मिलकर इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। और बस खुद पे थोड़ा भरोसा कर और बुजुर्गों की सलाह को मान ले, ऐसा मैं युवा वर्गों को कहना चाहूंगी। उसके ऊपर विचार करो और फिर आगे बढ़ो। ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति है तो वो घर में एक लाइब्रेरी के समान है, और ऐसा माना जाता बिल्कुल। है कि जिस घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उस घर में शायद ताले की जरूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि वो अकेला आदमी इतना सक्षम है, पूरे घर की निगरानी रख रहा है। तो जैसे मैम कह रही है कि युवा वर्ग को हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनका समुचित मान देना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस का हमें भली भांति उपयोग करना चाहिए। और उसी तरह से जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी युवाओं की भावनाओं को समझकर उनके साथ बराबर तालमेल बैठा कर उनसे योग्य रूप से काम लेना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करना है, क्यों करना है ये भी उनको समझाना चाहिए, किस तरह से करना है ये भी समझाना चाहिए, क्यों करने वाला तो युवा वर्ग है। और इस तरह से मैम करिए, अगर दोनों का समन्वय अगर ठीक हो तो निश्चित तौर से गाड़ी बहुत आगे जाएगी, बहुत स्पीड से जाएगी। हम जिस देश की बात कर रहे हैं कि जिस भारतवर्ष के लिए हम अपने आप को काफी गौरवान्वित मानते हैं, तो निकट भविष्य में निश्चित तौर से एक महाशक्ति बनेगा। डॉक्टर ऐश्वर्या जी, चूंकि अभी समय की कमी भी और हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो मैं आपसे एक बहुत संक्षिप्त में चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का गोल यानी उद्देश्य क्या मानती है? मैं बस 1 या 2 लाइन में आपसे चाहूंगा। जी, मैं अभी मेरा एमबीबीएस पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं प्रैक्टिस में आऊं, जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं, या कैसे भी अपनी खुद की प्रैक्टिस या किसी हॉस्पिटल के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो आई वुड लाइक टू हेल्प कि मैं अपने गांव के जो लोग होते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहूंगी। एटलीस्ट 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार जो डायग्नोस्टिक कैंप्स होते हैं, जो विलेजेस में जाके बहुत हॉस्पिटल से बहुत एनजीओ अरेंज करते हैं, मैं उनमें जाना चाहूंगी, उन्हें जाके लोगों की मदद करना चाहूंगी। क्योंकि हमारे जो विलेजेस है, जो गांव है, उनमें ऐसे बहुत से अभी डिसीजेस आ रही है, जैसे डायबिटीज बोले या हाइपरटेंशन बोले। ऐसे ये बीमारी है कि अगर आप उनको बहुत पहले ही अगर आप अगर भाप ले कि डायग्नोस कर ले, तो उन्हें ऐश्वर्या जी, मैं डिसीज जो आपको भी बीच में है, रोक उनके रहा हूँ, मैं आपकी पेशेंट्स को तारीफ रोकना करता हूँ। बहुत ही इजी है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं आपके बिल्कुल सराहना करता हूँ जिस तरह का आपका जी कदम है। और हम अब अपने आप को काफी निश्चित रूप से बड़ा गौरवान्वित मानते हैं कि अगर हमारा युवा वर्ग इस भावना को ध्यान में रख के काम करता है कि वो ग्रामीण भाग में अपनी सेवा देना चाहता है। डॉक्टर शुक्ला मैम, चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर है, तो इस दिन पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो ये जो युवा वर्ग है, उन्होंने अपनी जान है तो जहान है, तो अपनी हेल्थ की, जान की बहुत अच्छी देखभाल करना शुरू करना चाहिए, जो हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सभी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये नींव अगर अभी से रखें तो उनको बहुत आगे वो काम आएगी जिंदगी भर, उसको अच्छी तरह अपनी सभी चाहते जो है उसको वो पूरा करने में उन्हें मदद करेगी। ये तो एक बात हुई। और दूसरा, अपनी जिंदगी से प्यार करो, ये जिंदगी हसीन है, थोड़ा खुद पर भरोसा करो और जरा सा बुजुर्गों पर एतबार करो। इतना मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ। बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है। और जैसे मैंने स्वामी जी के लिए पढ़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान न दिए, अपने फिजिकल हेल्थ पर भी उतने ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मंदिर में जो, चर्च में या मंदिर में जो पुजारी पादरी, उससे ज्यादा मैं भगवान के निकट उस व्यक्ति को मानता हूँ जो रोज फुटबॉल खेलता हो, यानी अपनी फिजिकल हेल्थ को उतना ही वो ध्यान देता हो। और आपने ये कहा कि युवा वर्ग तो निश्चित तौर से हमारे समाज की, हमारे परिवार की रीढ़ है, लेकिन उसका जो दिमाग है, वहाँ पर जो सिर के स्थान पर वहाँ पर बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज रूपी, परिवार रूपी या देश रूपी हमारा शरीर सुनिश्चित और सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। तो मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शुभदा जी खिरवाड़कर और डॉक्टर ऐश्वर्या जी पांड्रीकर के साथ संपन्न हुई। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस विषय पर अपना मत, अपना ओपिनियन स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें अवगत कराएं। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो आपसे विदा का समय हो गया है।
इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ आपसे मुलाकात होगी। और डॉक्टर शुभदा जी मैम और डॉक्टर ऐश्वर्या जी, जिस अनोखे ढंग से आपने इस विषय को हमारे दर्शकों सामने प्रस्तुत किया, उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए हृदय से हम आपके आभारी। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।